हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2023 के न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन। आज का जो न्यूज़ है, जो पर्टिकुलरली जिस पे मैं फोकस करूंगा बहुत ज़्यादा, दैट इज़ अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग। तो कल हम लोगों ने जीडीपी डेटा पढ़ा हुआ था, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है इसमें ग्रोथ बड़ी कम आई है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ आई थी जीडीपी में, वो महज 1.13% था। तो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग की बात करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे वाई वी आर लैगिंग। तो इसमें एक इंटरनेशनल कंपैरिजन भी हम करेंगे ईस्ट एशियन कंपनीज के साथ, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि सिंगापुर हो गया। तो जिससे हमें ये समझ में आए कि इंडिया में हमें ऐसा क्या करना चाहिए या ऐसा सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग thing. Okay, so that will be very important. Okay, after that we will also discuss about the Bangladesh US visa issue. एक ये important होगा। एंड द सेकेंड न्यूज़ विच विल बी इम्पॉर्टेंट इज अबाउट द लिथियम। देखिए, कल हमने ग्राफीन के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको कि ग्राफीन एक रिवोल्यूशन जो है मटेरियल साइंस में, जो ग्राफीन की वजह से आने वाला है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे उसको इंडिया जो है, इट कैन बी एन अर्ली बर्ड टू लेवरेज द बेनिफिट्स ऑफ ग्राफीन, जहाँ पे चाइना एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग साउथ कोरिया दे आर ऑलरेडी लीडिंग इन द ग्राफीन फील्ड। ओके, सो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए ग्राफीन जो है वो 2D कार्बन एटम होता है, सिंगल लेयर का, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ये अरेंज होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टील से भी ज़्यादा होता है, पर ये बहुत ही लाइट एलिमेंट होता है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे खास करके एरोस्पेस डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गए, इन सब में ग्राफीन के जो एप्लीकेशन है बहुत ही मेजर है, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो टुडे लाइकवाइज वी विल बी फोकसिंग ऑन लिथियम। पर यहाँ पे जो लिथियम में हम जो डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द ओनरशिप इशू एंड हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड इन discovery and exploration of lithium, which does not only benefit the nation but also the local community. So that will be important. So अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। पहला जो न्यूज़ है वो मणिपुर से आ रहा है। दैट इज जुडिशियल पैनल टू प्रोब मणिपुर वायलेंस, सेज अमित शाह। सो यहाँ पे जो वायलेंस हुआ है मणिपुर में, विच स्टार्टेड ऑन 3 मई 2023, स्पेशली बिटवीन टू कम्युनिटीज, दैट इज मैती ऑन वन साइड एंड कुकी ऑन अदर साइड। तो इसको इन्होंने एथनिक वायलेंस कहा है, पहला चीज। ठीक है, एथनिक वायलेंस, हम होम मिनिस्टर ने इसे एथनिक वायलेंस कहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो एक हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसके वजह से जो है वो एथनिक वायलेंस जो है वो मणिपुर ने देखा। सो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके नोट्स में जानी चाहिए और फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इशू, तो देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट देयर विल बी अ जुडिशियल कमीशन टू कंडक्ट अ प्रोब इनटू वायलेंस इन मणिपुर। और दिस कमीशन विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और इसका मैंडेट क्या है, टू फाइंड द कॉजेज ऑफ वायलेंस एंड फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, उसके बाद जो सीबीआई है वो खुद अपना एक प्रोब चला रही है इसके ऊपर, मणिपुर में वायलेंस के ऊपर। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर ने इसको क्या नाम दिया है, दैट इज द ऑन गोइंग टेंशन इज द इन द स्टेट एज एथनिक वायलेंस। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट इज कि अभी तक पूरे वायलेंस में 2000 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर किए जा चुके हैं। वायलेंस ब्रेकआउट कब हुआ था, देखिए डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी क्लैट के एग्जाम में। सो 3 मई 2023। उसके बाद अब बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो जो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने देखिए क्या कहा है, दैट देयर विल बी एन इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड व्हिच विल बी सेट अप एंड इट विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स डायरेक्टर कुलदीप सिंह। तो सीआरपीएफ के जो फॉर्मर डायरेक्टर है कुलदीप सिंह, ही वाज अपॉइंटेड एज सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द मणिपुर गवर्नमेंट सून आफ्टर द वायलेंस ब्रोक आउट इन मणिपुर। साथ साथ में अब एक और इशू है, दैट इज अबाउट द कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स। सो in 2008 SOO was signed, that is called as suspension of operations. So it was signed with the two Kuki umbrella bodies, that is United People's Front and Kuki National Organization.
So these two umbrella organization they represent 24 insurgent groups in मणिपुर। तो इस SOO में दैट इज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो टर्म था इसमें ये था कि दैट इन्हें जो है अपना आर्म्स जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा एट द डेजिग्नेटेड कैंप। फाइन। अब यहाँ पे ये बातें आ रही है कि एक एलिगेशन है कि जो कुकी ग्रुप्स हैं दे यूज दिस वेपन्स अगेंस्ट द मैती कम्युनिटी व्हेन द क्लैशेस बिगेन। तो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर वायलेशंस होता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट का या पैक्ट का, सो इट विल बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एंड स्टर्न एक्शंस कैन बी टेकन। अब इसी न्यूज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे है कि जो कुकी ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि दैट मैती रेडिकल ग्रुप्स हैं जिनका नाम देखिए अलम्बाई तेंगोल और मीती लुपुन, दे लूटेड आर्म फ्रॉम पुलिस आर्मरीज टू अटैक ट्राइबल कम्युनिटीज। ये भी एक एलिगेशन है। अब देखिए ये पैराग्राफ हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मार्च 27 को क्या हुआ कि मणिपुर हाई कोर्ट का सिंगल जज बेंच ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है सबमिट कीजिए रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ मैतीज इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। ठीक। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मैतीज हैं दे नॉर्मली डोमिनेट इम्फाल वैली। तो इनका बहुत दिनों से डिमांड है दैट दे शुड बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, बट दिस judgment of the Manipur High Court it was opposed by Manipur's existing 34 scheduled tribes which comprises 51% of the state's population and they live in hill districts of Manipur। Fine। अब यहाँ पे जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है पूरे वायलेंस में दैट इज इमिग्रेंट्स। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से आते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम चल रहा है मणिपुर में बिटवीन मैती एंड ट्राइबल ग्रुप स्पेशली कुकी। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, लाइक उनका बायोमेट्रिक्स लिया जा रहा है लाइक आइरिस स्कैन एंड थंब इम्प्रेशन। ओके। और परमानेंट सॉल्यूशन का क्या होगा कि मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर को जो है वो सील कर दिया जाए। ठीक। जैसे कि आप देखेंगे यू विल सी म्यांमार, so it makes border with Nagaland, ठीक, मणिपुर, मिजोरम, फिर अरुणाचल। ओके। तो यहाँ पे जो मणिपुर म्यांमार का जो बॉर्डर है दैट इज टू बी सील। उसके बाद कल भी हमने ये न्यूज़ पढ़ा था दैट इज द होम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट हेलीकॉप्टर सर्विसेज विल बी स्टार्टेड फॉर हिल एरियाज एट द कॉस्ट ऑफ ₹2000 पर पर्सन। नाउ जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था दैट इज मोरे, कांगोपी एंड चूरचंदपुर। अब let's discuss about the India Nepal. They signed pacts on energy and transport. So now India and Nepal इन्होंने series of agreement sign किया है energy और transport को लेके, which also includes export of Nepal's hydropower to Bangladesh through Indian territory. Fine. So जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दमाल प्रचंडा जिनको कहते हैं, so he is on a 4-day visit to India and these energy and transportation projects are been expedited. So if you will see over here, there is a power trade agreement to be signed between India, which was signed between India and Nepal. इसका जो target है that is importing 10,000 megawatt of electricity from Nepal in the coming years. Then there is a focus on energy cooperation. तो एक new pipeline आने वाली है to be constructed from Siliguri to Jhapa in eastern Nepal. उसके बाद if you will see the next important thing, गोरखपुर भटवाल transmission line on the Indian side इसको भी inaugurate किया गया है। Then they have revised the treaty of transit under which treaty of transit के अंदर क्या होगा कि नेपाल को जो है वो इंडिया का जो inland waterway है उसको access मिलेगा। The next is the two prime ministers jointly inaugurated a cargo train from Bathana in India to Nepal custom yard. उसके बाद एक रेल लिंक जो है वो बना था विद एन इंडियन ग्रैंड, so it was also लॉन्च्ड। उसके बाद एक चेक पोस्ट है नेपालगंज में, नेपाल और रूपयादिया ऑन द इंडियन साइड, इसको भी लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट है मुराल ऑफ अखंड भारत इन पार्लियामेंट स्टिर्स अप रो इन नेपाल। तो अखंड भारत यहाँ पे जो एक
जो पार्लियामेंट में जो है अखंड भारत का एक पूरा मुराल जो है, उसमें जो लुम्बिनी है विच इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। सो विच हैज कॉज्ड इरप्टेड अ रो इन नेपाल, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मेन चीज जो यहाँ पे है नेपाल को जिस पे ऑब्जेक्शन है वो है लुम्बिनी पे, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, राइट। सो लुम्बिनी जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर कल्चरल सेंटर ऑन दी नेपालीस मैप, उनके टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मैप कंट्रोवर्सीज है इंडिया और नेपाल के बारे में, दैट इज काला पानी। काला पानी एक टेरिटरी है उत्तराखंड में। तो 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने एक मैप पब्लिश किया जिसमें काला पानी रीजन को उत्तराखंड का पार्ट बताया गया। इसके रिस्पॉन्स में नेपाल ने भी एक मैप पब्लिश किया asserting control over Kala Pani. The next is India-Russia joint venture on Vande Bharat train hits hurdle. तो वंदे भारत ट्रेन, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज गॉट इट्स फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन रनिंग फ्रॉम गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इशू क्या है, इंडिया रशिया जो जॉइंट वेंचर है इट हैज़ हिट द हर्डल। तो यहाँ पे दो कंपनी का आप नाम पहले नोट कर लीजिए, एक है ट्रांसमैश होल्डिंग विच इज़ ए रशियन कंपनी, दूसरा है रेल विकास निगम लिमिटेड जो इंडिया का पीएसयू है। इनका टारगेट क्या है, टू मैन्युफैक्चर 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी वैल्यू है अबाउट $3.63 बिलियन। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक तो रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक, तो वो सप्लाई नहीं कर सकते स्पेयर पार्ट्स, पहला, ठीक। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड जो है इट वांट्स मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसमें, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इस जॉइंट वेंचर में, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज नाउ द प्रॉब्लम बिटवीन दिस टू कंपनीज, ओके। उसके बाद अगर आप देखें जो इम्पोर्टेड कंपनी है, तो देखिए ऑन मई 2022 द यूएस imposed sanctions on Metro Wagon Mash, a division of TMH which specializes in manufacturing rolling stock for railways. It is also responsible for the maintenance of the rolling stock and spare parts. तो अब इसके ऊपर sanctions लग गए हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। द सेकेंड इज दैट सिंस RVNL they want a majority shareholding from TMH, तो TMH जो है it has not agreed to this and has not deposited bank guarantee of ₹200 crore required for starting this project। अब इनके टारगेट्स देख लीजिए क्या है, तो by June 2025 the TMH RVNL consortium has to ready the first two prototype Vande Bharat trains for testing and trials। The next is अपॉइंटमेंट, सो राजीव सिंह इज द न्यू DGP ऑफ मणिपुर, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये मणिपुर के बारे में हमने पढ़ा भी। तो इफ यू कैन सी द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अपॉइंटेड राजीव सिंह एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर ऑफ त्रिपुरा कार्डर एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मणिपुर। सो अगर आप देखेंगे दैट ही इज अ 1993 बैच ऑफिसर एंड ही इज रिप्लेसिंग पी डोंगल हु वाज ट्रांसफर्ड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, अ पोस्ट क्रिएटेड ऑन थर्सडे। The next is India LAC issue, जो India and China hold talks on LAC issue in New Delhi। तो यहाँ पे 27th मीटिंग हुआ किसका, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, ठीक। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन LAC, ठीक। तो ये जो वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप है इसमें दो साइड्स रिप्रेजेंट किए गए। तो इंडिया से इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय शिल्पाक अम्बुले, तो ये नाम आप याद रखेंगे, शिल्पाक अम्बुले, ठीक। और वहाँ से चाइना से किसने रिप्रेजेंट किया चाइना को, दैट इज होंग लियांग, होंग लियांग। अब ये दोनों पर्सन्स क्या हैं देख लीजिए। शिल्पाक अम्बुले ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट एशिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइन। उसके बाद जो होंग लियांग है ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओशियनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ही ऑल्सो कॉल्ड ऑन फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। जो लास्ट मीटिंग हुई थी
WMCC की, वो कब हुआ था? जनवरी 2019 में। अब यहाँ पे देखिए इशू क्या है, इशू को समझना बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का कहना है कि अगर हमें रिलेशनशिप आगे लेके जाना है तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शुड बी मेंटेन्ड इन बॉर्डर एरियाज। चाइना का कहना है कि द बॉर्डर इशू शुड बी केप्ट एट अ प्रॉपर प्लेस एंड इट शुड नॉट हैम्पर द अदर रिलेशनशिप लाइक इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। So these are the two divergences of two countries on LAC. The next is sedition law can be retained but with safeguards, says Law Commission. So यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं लॉ कमीशन, इनके चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी रिटायर्ड, ही इज द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। दिस इज 22nd लॉ कमीशन। ठीक, अब हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेडिशन लॉ विच इज अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक आर्ग्यूमेंट आता है सेक्शन 124A के अगेंस्ट, वो ये आता है कि इट इज़ अ कॉलोनियल लीगेसी। कॉलोनियल लीगेसी का मतलब होता है कि भाई ब्रिटिश टाइम का ये लॉ है, इसको अब स्टैट्यूट बुक में होना नहीं चाहिए, इसको निकाल दो। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट यहाँ पे लॉ कमीशन ने क्या कहा है, that the section 124A of the Indian Penal Code dealing with sedition needs to be retained, but certain amendments could be made for greater clarity regarding its usage. तो ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज इट इज अ colonial legacy that does not mean that we should delete this provision from the IPC, but yeah certainly कि अगर मिसयूज है तो कुछ सेफगार्ड्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ताकि इसका मिसयूज ना हो। सो हाउ दैट कैन बी डन? So it says that there can be a provision which can be added analogous to section 196(3) of the CRPC, okay, which shall be incorporated, and then section 154 of CRPC, which would require the procedural safeguard before filing an FIR with respect to an offence under section 124A of IPC. ठीक है, the next is half of the electricity to be from renewable resources by 2027. So Central Electricity Authority, ठीक है, इसने एक प्लान बनाया है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान विच इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ये 5-year प्लान होता है टू असेस इंडियाज करंट इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, प्रोजेक्टेड ग्रोथ, पावर सोर्सेज एंड चैलेंजेस। अब इस डॉक्यूमेंट में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कहा है कि इंडिया का एक टारगेट है 50% ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी, 50% ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी विल बी अचीव्ड, ठीक है ना, टू बी रिन्यूएबल from renewable sources by 2030। ये इंडिया का एक एम है जिसको आप क्लाइमेट एक्शन गोल भी कह सकते हैं इंडिया का। तो अब यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का कहना है कि इस ये गोल को हम 2030 के पहले ही अचीव कर लेंगे, दैट इज बाय 2026 to 27, तब तक हम इसको अचीव कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका मुल्स लीगल ऑप्शंस ऑन ICC वारंट अगेंस्ट पुतिन। सो यहाँ पे ICC क्या है, इट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसने वारंट इशू किया था व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो मार्च में जो वारंट इशू हुआ था दैट वाज फॉर वॉर क्राइम ऑफ फोर्सिबली डिपोर्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन यूक्रेन। ठीक, ये व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया ICC ने। अब जब ये वारंट इशू होता है तो जितने भी मेंबर्स हैं ICC के, अब उनका ये मैंडेट हो जाता है कि वो ICC को हेल्प करें इनको अरेस्ट करने में। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, साउथ अफ्रीका की प्रॉब्लम आ रही है कि साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स समिट होल्ड कर रहा है और ब्रिक्स में रशिया इज द मेंबर। सो इफ द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट साउथ अफ्रीका, देन साउथ अफ्रीका हैज टू अरेस्ट व्लादिमीर पुतिन बिकॉज ऑफ द ICC वारंट। तो इसको निगेट करने के लिए ओके साउथ अफ्रीका is mulling different legal options how to overcome this challenge. The next is US and Taiwan ink trade deal as China issues warning. तो अगर आप देखें तो US Taiwan initiative on 21st century trade signed by US and Taiwan
it looks to boost trade by streamlining custom checks, improving regulatory procedures, and establishing anti-corruption measures between US and the self-governing island of Taiwan. ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना का एक है पॉलिसी दैट इज कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना रिगार्ड्स ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना, नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम बिटवीन यूएस एंड चाइना ओवर ताइवान। अगर हम देखें तो यूएस और ताइवान के बीच में कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, बट दे मेंटेन अनऑफिशियल टाइज थ्रू यूएस एम्बेसी इन ताइवान। एंड द नेक्स्ट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान। तो जो एग्रीमेंट है ये किसके बीच में साइन हुआ है, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान एंड ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान का इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का एनुअल इन्फ्लेशन कितना है, 37.97%। ओके, तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है और इन्फ्लेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज 37.17%। नाउ इफ यू विल सी दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए IMF का जो डिमांड है पाकिस्तान को लेके फॉर हेल्पिंग देम, दैट इंक्लूड्स विड्रॉवल ऑफ सब्सिडीज, हाइक इन एनर्जी प्राइसेस एंड न्यू टैक्सेशन। ठीक, अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं एज पार्ट ऑफ फिजिकल एडजस्टमेंट, बिकॉज ऑफ दैट द इन्फ्लेशन इज विटनेसिंग द अपवर्ड ट्रेंड। द नेक्स्ट इज वन लाइनर फ्रॉम स्पोर्ट्स, सेविला इन सेवेंथ हेवन आफ्टर यूरोपा लीग टाइटल ट्रिumph। So if you will see Sevilla, okay, found its Europa League magic formula on Wednesday, beating Roma 4-1 on penalties after 1-1 draw to make it 7 wins in 7 finals in Europe's second tier competition. Okay, तो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि जो यूरोपा लीग है वो कौन सी टीम में जीता है, तो दैट इज सेविला। अब एडिटोरियल पे जाने से पहले एक बार हम लिथियम की बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में राइसी करके एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिथियम रिजर्व्स के प्रोस्पेक्ट्स को पाया गया है। फाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लिथियम का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल लिथियम बैटरीज का जो यूज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, दैट इज़ टू मच। इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो इसकी जो भी करंट वैल्यूएशन है वो खुद $383.5 मिलियन है 2021 में, और 2030 तक ओके इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड टू $152.21 बिलियन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मिलियन है, ये बिलियन है। देन इंडिया हैज इंपोर्टेड 450 मिलियन यूनिट्स ऑफ लिथियम बैटरीज वैल्यूड एट $929.26 मिलियन। फाइन, सो इट सेज दैट अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेल्फ रिलायंस अचीव करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, लिथियम होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। तो देखिए जुलाई 2013 में 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला दैट द ओनर ऑफ द लैंड हैज राइट टू एवरीथिंग बीनीथ डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ लीजिए कि ये कोई लैंड है, ठीक, अब इसके नीचे मान लीजिए कुछ मिलता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कि इसकी ओनरशिप किसकी होगी, द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है ना, ओनर ऑफ द लैंड दे विल हैव द control over you. But if you will see the next thing, the Supreme Court has also said that union government could always ban private actors from mining sensitive minerals. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे लिथियम जो है वो आपका सेंसिटिव मिनरल्स हो जाएगा, तो गवर्नमेंट इसको बैन भी कर सकती है, जैसा कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट में है 1962 में कि यूरेनियम में इट इज़ अ गवर्नमेंट विच माइंस इट। अब हम आते हैं दो कंट्री के एग्जाम्पल पे, चिली एंड बोलीविया। तो अगर आप चिली एंड बोलीविया का कंडीशन अगर आप देखोगे सो दे हैव बोथ हैव अडॉप्टेड डिफरेंट अप्रोच। चिली का जो अप्रोच है दैट इज समथिंग लाइक पार्टनरशिप। तो अप्रैल 2023 में जो चिली के जो करंट प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक, उन्होंने एक नेशनल लिथियम स्ट्रेटेजी उसके बारे में बात की कि हम किस तरीके से मिनरल एक्सप्लोर करेंगे अपने कंट्री में। सो इफ यू विल सी दैट अंडर दिस न्यू स्ट्रेटेजी देयर विल बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर लिथियम प्रोजेक्ट्स। Then it will allow the state to regulate the environmental impact of lithium mining, distribute the revenue from lithium production more fairly among local communities, promote domestic research into lithium based green technology। ये चिली का अप्रोच है, ठीक।
अब हम बोलीविया के अप्रोच पे आते हैं। तो बोलीविया में फरवरी 2009 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ईवो मोराल्स, अब देखिए उन्होंने क्या कहा, that the state has the complete control and issuing direction over the exploration, exploitation, industrialization, transport and commercialization of natural resources। मतलब प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पे लिथियम का जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है विच इज स्टिल वेरी लो आफ्टर 20 years। तो उसके बाद आप देखें मैक्सिको में, तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ही हैज नेशनलाइज्ड लिथियम इन फरवरी 2023 and he has declared that oil and lithium belong to the nation, they belong to the people of Mexico। राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन सब की बात करती हैं, ठीक है, मल्टीपल ओनरशिप की बात करती है, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जिसमें एक कम्युनिटी वेलफेयर अप्रोच भी है। राइट। अब हम जैसे अगर इंडिया की बात करें, so much of India's mineral wealth is mined from regions with very high levels of poverty, environmental degradation and lax regulation। ये इंडिया का एक प्रॉब्लम रहा है माइनिंग सेक्टर में। तो if you will see that it says that effective and careful management of the sector should be paramount if India's rare minerals development is to meet its multiple goals। मतलब कि जो माइनिंग सेक्टर्स हैं, ठीक, आप लिथियम एक्सट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन द लोकल पॉपुलेशन, so their welfare should also be at the center stage। So the pillar based on which the mineral exploration should take place in any country are basically three। एक तो है social well-being जिसको सबसे पहले लिखा गया है, then environmental safety and then national energy security। The next is how has Dhaka reacted to the US threat on visa। तो न्यूज़ ये है कि मई 24 में जो तो मई 24 को जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है एक न्यू वीज़ा पॉलिसी के अंदर जहाँ पे बांग्लादेशीज को जो है वीज़ास जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कौन से बांग्लादेशीज हु अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस इन बांग्लादेश। फाइन। जैसे कि अब देखें अगर हम बांग्लादेश में, तो it would be applying to current and former Bangladeshi officials, members of pro-government and opposition political parties, and members of law enforcement, judiciary and security services। There are allegations कि 2014 और 2018 में there were rigging of elections। फाइन। अब हम बात करें यूएस की, तो यूएस जो है इट इज़ द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन बांग्लादेश फॉलोड बाय जापान एंड चाइना। ओके, सो दिस इज़ द न्यू पॉलिसी। अब हम अगर बांग्लादेश और यूएस का अगर स्टेटस देखें तो हमको थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है इन दोनों की। ठीक, हिस्ट्री क्या है कि 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, दैट वाज फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान, सो यूएस वाज नॉट इन फेवर। उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। फाइन। तो ये जो पूरा हिस्ट्री है वो इनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा देर तक इन्फ्लुएंस करता है। फाइन। तो अगर आप देखें कि ये जो मैटर है इट बिकेम वेरी एक्सेंचुएटेड, वेरी शार्प जब शेख हसीना ने ये डिक्लेयर किया दैट शी हैज़ मॉडल्ड इटसेल्फ एज द डिफेंडर ऑफ द स्पिरिट ऑफ 1971। फाइन। उसके बाद शेख हसीना गवर्नमेंट ने एक डिस्टिंक्शन हमेशा मेंटेन किया है बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, कि पॉलिटिक्स के वजह से इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो सफ़र ना करे। तो उसके वजह से अगर आप देखेंगे कि जो यूएस है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश एंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ गारमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन बांग्लादेश। अब यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है वो है चाइना विच इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। तो इसीलिए यहाँ पे यूएस को ऐसा लगता है कि दैट देयर इज़ नाउ नीड टू लुक बियॉन्ड ट्रेड टैक्स, कि अब ट्रेड के आगे भी बांग्लादेश को देखना पड़ेगा। फाइन। अब शेख हसीना का अगर हम बात करें, वो इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने एक ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की पॉलिसी जो है वो फॉलो की है सिंस शी केम इन पावर इन 2009। सो शी हैज़ uprooted insurgents of northeast India who had maintained their base in Bangladesh। Then Islamist radicals, okay, they were targeted by the RAB, that is Rapid Action Battalion। बट जो इनका ये एक्शन है इसने इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी देखा हुआ है, विटनेस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिसअपियरेंस ऑफ अराउंड 600 इंडिविजुअल्स and then in December 2021 serving and former top officials of RAB were sanctioned by the US Treasury Department। उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया जहाँ पे बांग्लादेश इज फॉलोइंग अ न्यूट्रल पॉलिसी।
ओके, क्योंकि अब बांग्लादेश और रशिया का भी काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है. फॉर एग्जांपल, रशिया इज बिल्डिंग फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन रॉकपोल which is expected to be operational later this year. Then Sheikh Hasina has also shown her plan to maintain energy independence, and she has announced Qatar Energy Forum that her government will purchase energy at a comfortable price. ठीक, मतलब डाइवर्सिफाइंग द एनर्जी बेस. उसके बाद अगर आप देखें कि बांग्लादेश ने अभी अभी अपना एक इंडो पैसिफिक आउटलुक डॉक्यूमेंट भी डिक्लेयर किया हुआ है, बट यहाँ पर आप देखें कि देर इज नो साइन दैट मे शी विल कंसिडर अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद यूएस by allowing a naval base for them or joining the Western Bloc on Ukraine. So these are the various geopolitical and economic factors, keeping in mind that US is not threatening Bangladesh on visas. अब हम एक आर्टिकल लेते हैं दैट इज अबाउट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक, तो यहाँ पे एक हम प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं दैट इज मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया जो है ये प्रोग्राम 2015 में अनाउंस हुआ था. इसका जो टारगेट है वो है कि इसमें 12 to 14% पर एनम ग्रोथ होना चाहिए. मतलब इसका जो एनुअल ग्रोथ है वो 12 to 14% होना चाहिए. और 2022 तक इसका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का दैट शुड बी 25% एंड शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 100 मिलियन जॉब्स बाय 2022. ये आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम है. फाइन. अब हम अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा अभी जीडीपी एस्टिमेट आया है फॉर 2022-23 उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ बताया है इट इज़ अराउंड 1.3%. ओके, लोअर देन द एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर. अब हम अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स नहीं ले रही है. जैसा कि अगर हम अपने बजट की बात करें तो बजट में जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाया गया है, उसको 18.5% रखा गया है. ठीक, तो ये रहा सप्लाई साइड. ठीक, ये सप्लाई साइड फिलिप बहुत ज़्यादा है. बट व्हाट अबाउट डिमांड? क्या हमारे इंडिया में डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का? अब हम आते हैं डिमांड को डिस्कस करने के लिए. अगर आप देखें इंडिया में, ठीक है, तो जो हाउस होल्ड डिमांड है, ओके, फॉर मैन्युफैक्चरर्स इनएविटेबली फॉलोज द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डिमांड फॉर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ. मतलब पहले जो एक इंडिविजुअल है वो अपना फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन ये सारी डिमांड्स पूरा करेगा, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाएगा. राइट. सो अगर आप देखेंगे इंडिया के हाउस होल्ड्स को तो फूड ऑक्यूपाइज अ लार्ज शेयर. सो दिस कंस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर. अगर अब हम इसको कंपेयर करें कि अगर डोमेस्टिक डिमांड अगर कमेंसरेट नहीं है तो फिर हमें कहाँ पे रुकना चाहिए, तो हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए. राइट. ओके, सो इफ़ यू विल सी कि अगर हम स्मॉल कंट्रीज देखें ईस्ट एशिया के, जिनका जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कभी भी इम्प्रेसिव नहीं रहा है, बट देयर एक्सपोर्ट डिमांड इज़ वेरी हाई विच इज़ ड्राइविंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन देयर कंपनी, इन देयर कंट्री. उसके बाद द नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड वर्कफोर्स. ये दो चैलेंज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड वर्कफोर्स. अब देखिए इंडिया में प्रोडक्ट हुआ तैयार, अब उसको कहाँ पे जाना है? फैक्ट्री से सी पोर्ट पे जाना है, क्योंकि वो वहीं से एक्सपोर्ट होगा. ठीक, अब इस सप्लाई चेन की जितनी कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा. राइट. सो यहाँ पे चैलेंज क्या है? सी द चैलेंज ऑफ रीचिंग द सी पोर्ट्स फेस्ड बाय कंपनीज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया कैन बी इमेजिन्ड. Goods have to first reach the coast by road and then exporters must deal with the relatively poor infrastructure and practices in India's ports. So this is the disadvantage to Indian exporters. Okay, उसके बाद अगर हम बात करें इसे skills की, so educational outcomes in India, fine. So if you will see over here, while there is no standardized test for university graduates, we have leading Indian employers issue statements on the lack of employability of this graduate. Simple सा मतलब है there is skill mismatch in India. कि जो स्किल्स इंडस्ट्रीज को चाहिए वो स्किल्स जो है वो हमारे ग्रेजुएशंस में हमें नहीं सिखाई जाती. दैट्स वाई
the commensurate skills which are required for propelling export in manufacturing goods, that is hampered. That is also one of the disadvantage to India's manufacturing sector. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.